भारत का लोकतंत्र हमेशा मजबूती के साथ ऐसे ही खड़ा है। जैसे एटीएम मशीन होती है ना, तो जितना उसमें कार्ड लगाएंगे उतना ही बोलेगी। जैसे कार्ड निकाल देंगे तो वो चुप हो जाएगी। तो आप अपना राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो जाति को बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या जरूरत है मोदी जी को अपने साथ निषाद पार्टी को रखने की? पटेलों का अपना दल है। आरक्षण का मेरा ये कहना है, आरक्षण को अभी हटाने का समय तो आया नहीं है। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। सर, लोकसभा चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है? लोगों का मानना है कि 2024 के बाद अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं पीएम मोदी, तो इसके बाद भारत में चुनाव नहीं होगा। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, ऐसा संभव भी है क्योंकि जिस मानसिकता के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है और जिस तरीके से चुनाव आयोग भी को भी इन्होंने अपने मुट्ठी के अंदर बंद कर लिया है, तो ऐसा हो जाए, ऐसा कोई असंभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भारत की जनता है, आज 47 से और आज तक लोगों ने अनेक यहाँ पर प्रधानमंत्री देखे और यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसको जीवित भी रखा। जबकि बगल के जो देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो या अफगानिस्तान है, तो आपने देखा यहाँ पर कभी डिक्टेटरशिप आई, कभी लोकतंत्र जो है उसकी हत्या करी गई। लेकिन भारत में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं बनी। तो भारत की जनता बहुत जागरूक है। अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ऐसा सपना देख रही है, तो राष्ट्रवादी जन लोग पार्टी और शेर सिंह राणा और हमारे जैसे हजारों लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस सपने को पूरा नहीं होने देंगे। और भारत का लोकतंत्र हमेशा मजबूती के साथ ऐसे ही खड़ा है। हम अपना काम जारी रखें। सर, मेरा दूसरा सवाल है। आपने एक ऐड देखा होगा, उसमें बोला है एक लड़की ने कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। मणिपुर की घटना के बारे में आपको पता होगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में मोदी जी ने वॉर रुकवाई थी, या फिर एक माहौल बनाया जा रहा है कि एक ब्रांड की तरह यही प्रधानमंत्री रहे? देखिए, सोशल मीडिया बीजेपी का बहुत हाइप क्रिएट करता है झूठी घटनाओं पर, और इस तरह का माहौल बनाने का कोशिश होती है कि अगर उसमें आप कोई ऐसा कमेंट डालेंगे तो आपको देशद्रोह साबित कर दिया जाएगा। जैसे आपने जो ये जिक्र किया, अगर आप इसमें जैसे कि वॉर रुकवा दी, अब अगर इसमें आपने कमेंट डाला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो फिर उसमें इसका एक मैसेज ये जाएगा कि भाई आप तो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि आप अपनी तरफ से सच बात कर रहे हैं। तो ये एक टैक्टिस है बीजेपी के आईटी सेल की, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि चलिए, अपने देश का सम्मान हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम झूठी खबरों से या झूठी बातों से सम्मान बढ़ाने की कोशिश क्यों करें? बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी हैं। मोदी जी ऐसा नहीं है कि अच्छे काम नहीं करते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को भी इतना बड़ा प्रचार प्रसार करना, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताना, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इससे ही देश भ्रमित होता है। और इनका काम, आईटी सेल का काम भ्रमित करना ही है कि बहुत छोटी सी कोई मामूली बात भी होगी तो उसको ऐसे शो ऑफ किया जाएगा कि जैसे पता नहीं क्या क्या जो है कर दिया है। इनके लिए गाना जो है वो सूट करता है कि वो गाना है ना कि गजल है, गाना नहीं गजल है कि भाई वो नए नए अमीर बने हैं। तो जो तो क्या होता है कि वो दिखावा ज्यादा करते हैं। तो ये लोग भी दिखावा ज्यादा कम करते हैं, है ना? अभी इस बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। सोचिए कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं उनके समय हुई हैं। बांग्लादेश एक अलग देश बनवा दिया। तो अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसी घटना आज के समय में हो जाए तो ये तो पूरा पता नहीं क्या कर देंगे भाई। क्या, वैसे तो ये तो बड़ी बात ही है, एक देश के दो हिस्से करके और बनवा देना बहुत बड़ी बात है। और भी कई ऐसे पास्ट में घटनाएं हैं जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। लेकिन इस तरह का माहौल जैसा ये बनाते हैं, उन्होंने उस समय नहीं बनाया। और दुर्भाग्य है कि जो मीडिया है हमारे देश का, वो जो है जैसे एटीएम मशीन होती है ना, तो जितना उसमें कार्ड लगाएंगे उतना ही बोलेगी। जैसे कार्ड निकाल देंगे तो वो चुप हो जाएगी। तो इस समय सबसे जो
डायमंड कार्ड है वो बीजेपी के पास है, और दूसरे लोगों के पास कार्ड नहीं है तो उनकी कोई बात रखी नहीं जाती। ये तो हमारा सौभाग्य है कि जो आपके जैसे जो नए चैनल हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई सच दिखाएं, हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाए। तो सभी चैनल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, सत्ता आती है और जाती है। आज भाजपा है तो कल हम भी आएंगे, दूसरे लोग भी आएंगे, सबको मौका मिलेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा सच बात लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आप भी एक नेता हैं, तो मेरा सवाल ये है, लोगों का मानना है कोई भी नेता हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो, जब वो आते हैं तो एक कहीं ना कहीं आपने भी बात की थी क्षत्रिय समाज की। एक नेता समाज का पूरी जनता का होता है या फिर एक पर्टिकुलर वर्ग का होता है? जैसे आपने बोला था क्षत्रिय समाज, दलित को कौन देखेगा फिर, और जो जाति है उनको कौन देखेगा, मुस्लिम को कौन देखेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक राष्ट्रीय दल बोलती है और जाति धर्म से ऊपर उठकर वो कहती है कि हम तो मुद्दों पर काम करते हैं। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ 38 पार्टियों का एनडीए बनाकर जो जाति के आधार पर राजनीतिक दल है उनको अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो हमें तो मोदी जी ने मजबूर किया, हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया कि अगर आप अपना राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो जाति को बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या जरूरत है मोदी जी को अपने साथ निषाद पार्टी को रखने की, पटेलों का अपना दल रखने की, जाट भाइयों का आरएलडी को रखने की, या बिहार से जो है माझी समाज के हम पार्टी को रखने की, या पूर्वी समाज के जेडीयू को रखने की, या रामविलास पासवान जी के लोक जनशक्ति पार्टी। ये सब क्या है? ये जाति, प्योर जाति के आधार पर ये क्षेत्रीय दल है। आपके पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, लेकिन आपने इनको अपना दामाद बना के रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आप खुद जातिवाद फैला रहे हैं देश के अंदर। जातिवाद सिर्फ बीजेपी फैलाती है कि देश की सभी पार्टियां फैला रही हैं? सभी पार्टियां फैला रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हमने कहा कि हम सभी 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन हर पार्टी का एक कोर वोट बैंक। तो मैं आपसे ये झूठ बोलने लगूं कि भाई हम अपने कोर वोट बैंक का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोर वोट बैंक का ध्यान भी रखा जाएगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि भाई दूसरों के अधिकारों को छीन लो। भाई आपका परिवार होता है, तो जो अच्छा इंसान है वो अपने बच्चों को भी ध्यान रखता है, और दूसरे के जो बाहर सड़क पे बच्चे घूम रहे हैं उनको भी प्रेम की निगाह से देखता है, उनके भी जो जरूरत होती है पूरी करने की कोशिश करता है। ये अच्छे चरित्र के व्यक्ति की पहचान है। और एक होता है कि भाई सबका माल लूट लिया और सिर्फ अपने बच्चों को दे दिया। तो ऐसा जो चरित्र के नेता हैं उनको देश की जनता को भगाना चाहिए, हटाना चाहिए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इस चरित्र की नहीं है, हम सभी को लेके चलेंगे। दूसरी बात यह है कि एक हमारी पार्टी की खास बात यह भी है कि चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे हमारे पिछड़े भाई, उनके अधिकार हमारे साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कैसे और क्यों? मान लीजिए कोई 10 नौकरियां निकली देश में, और 10 में से सीधा सीधा एक नियम बना हुआ है कि भाई 10 में से 3 नौकरी मिलेंगी हमारे एससी भाई को, 3 मिलेगी जनरल को, 4 मिलेगी ओबीसी को। तो शेर सिंह राणा कितना भी बड़ा क्षत्रिय से प्यार करने वाला हो, तो जो 3 नौकरी जनरल की है जो, और जो 3 नौकरी एससी की है, तो मैं तो चाह कर भी 3 नौकरियां जो एससी समाज की है उस पर किसी राजपूत को तो या बैठा नहीं सकता। सर, लोगों का मानना है कि आरक्षण हटना चाहिए। क्षत्रिय समाज के लोगों की बात कह रही हूँ, कि बोलते हैं कि जो दलित समाज है उनको आरक्षण मिला है और इसे हटना चाहिए। देखिए, आरक्षण का मेरा ये कहना है, आरक्षण को अभी हटाने का समय तो आया नहीं है, क्योंकि जो हमारे एससी समाज के भाई हैं और ओबीसी में भी कई हमारे वर्ग हैं जिनको अभी जरूरत है ऊपर उठाने की जरूरत है। इसमें सुधार की ये जरूरत है आरक्षण में कि एक ही परिवार जो बार बार उसका मलाई चाट रहा है ये बंद होना चाहिए। तो अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आती है सत्ता में, आरक्षण को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर लागू करेगी कि भाई जिसको एक बार मिला है उसको आप दोबारा से ना मिले, और जो उसका असली हकदार है
जिसको एक बार भी जीवन में आरक्षण नहीं मिला है। क्योंकि आरक्षण देने का मकसद क्या है कि सबको बराबरी के मौके मिले, सबको बराबरी पे लाया जाए। अगर एक आईएएस ऑफिसर है, उसका बच्चा भी आईएएस ऑफिसर है, उसका फिर बच्चा भी आईएएस ऑफिसर है, तो आप बताइए उसमें। सर ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता है कि एक आईएएस ऑफिसर है फिर उसका बच्चा आईएएस ऑफिसर, क्योंकि इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई विधायक है या फिर कोई सांसद है तो उसका बेटा जरूर आगे चल के विधायक और सांसद बन जाता है। इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें परिवारवाद नहीं है? देखिए, जो मैं इसको परिवारवाद नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब आप चुनाव में जाते हैं, जब आप इलेक्शंस में जाते हैं, तो जनता तय करती है कि आपको किसको वोट देना है कि नहीं देना। लेकिन जब नौकरी में आप जाते हैं, तो नौकरी में परिवारवाद चलता है। क्योंकि वो क्यों चलता है, कैसे चलता है, आपने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आईएएस का बच्चा आईएएस बने। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, इसको समझिए। एक जब कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है तो उसके पास साधन आ जाते हैं। उसका बच्चा पढ़ता है कॉन्वेंट स्कूल में, और जो एक फल की रेडी लगाता है उसका बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, है ना। तो उसको उसको जो आईएएस का लड़का है उसको साधन ज्यादा मिले हैं, शिक्षा उसकी ज्यादा अच्छी हुई है, तो बड़ी नेचुरल बात है। जो बेचारा फल बेचने वाला लड़का है उसके बच्चे को वो एग्जाम में पछाड़ देगा, क्योंकि उसको एजुकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा मिला है। तो मौका जो है उस आईएएस के लड़के को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जो फल की रेडी लगा के जिसने मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाया है, उसको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जो आईएएस बन गया उसने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दी, तो उसके पास तो और भी रोजगार के अवसर खुल गए। भाई एक आईएएस ने इतना पैसा तो उसने जमा कर लिया कि अपने लड़के को बिजनेस भी करा सकता है। अगर वो नौकरी में नहीं आता है तो उसको आप जनरल उसमें भेज दो, जनरल में उसमें दम है तो एग्जाम पास कर लेगा। आरक्षण की सीमा तो सिर्फ जो बेचारा, जैसे आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया, तो आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो है कमर्शियल हालत, जो कमर्शियल एक टैग है वो सेट किया कि नहीं, कि भाई जिसकी आर्थिक स्थिति 8 लाख से कम होगी तो उसको हम करेंगे, या 2 लाख से कम होगी उसको हम करेंगे। तो आपको दूसरे आरक्षण में भी जो आर्थिक स्थिति है उस अनुसार आरक्षण को सेट करना चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत